हेलो, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की। बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। वैसे तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको ये समझना है। फिर बात करेंगे हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर कैसे प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की है। उन्हीं पॉइंट को हम देखेंगे सब। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी हेडिंग लगा लीजिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। और सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की परावर्तन होता क्या है। हमें पता है बच्चों कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से आकर टकराए और वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस किरण को बोलते हैं बच्चों आपतित किरण। जो किरण टकरा के गई वापस उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जिस सतह से टकराई, ये जो तल है, इसको बोलते हैं परावर्तक तल। इस बिंदु को जहां प्रकाश आके गिरा है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और अगर आपतन बिंदु पे एक रेखा खींच दी जाए जो परावर्तक तल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसको बोलते हैं बच्चों अभिलंब। तो ये है हमारा प्रकाश के अपवर्तन का एक सिंपल सा डायग्राम। आपतित किरण तल से टकराई, वापस उसी माध्यम में लौट गई, इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम आपने पढ़े होंगे। पहला नियम होता है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अब ये आपतन कोण आई क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण कहलाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कहीं से भी हो, कभी भी हो, कैसे भी हो, आई हमेशा आर के बराबर होगा। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है परावर्तन का, कि जो ये आपतित किरण है जो ऐसे आ रही है, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं बच्चों कि ये तीनों किरणें, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, मैंने कहाँ बनाई है? बोर्ड के अंदर। इस बोर्ड पे बना है और बोर्ड एक ही तो तल है, तो इसका मतलब ये तीनों एक ही तल में स्थित है। किसी का सवाल हो सकता है तो इस तरीके से तो ये परावर्तक तल भी इसी बोर्ड में बना है। तो बच्चों थोड़ा सा आपको इसको 3D में सोचना पड़ेगा। क्या कि ये परावर्तक तल ऐसे है, ऐसे प्रकाश ऐसे आया, इस पे टकराया और वापस चला गया। अब देखना ध्यान से, क्या ये बोर्ड में बना हुआ है? नहीं, ये तो बोर्ड के लंबवत है। तो आप ध्यान रखेंगे परावर्तक तल इस तल में नहीं है, ये इस तल के अभिलंब में है, मतलब इस तल के लंबवत है ये। तो ये थी हमारी बेसिक सी जानकारी किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब बात करते हैं परावर्तन की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर। क्या कहा हाइगेंस साहब ने? अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है जिसमें हमने द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत पढ़ा, तो वहां मैंने आपको बताया है तरंगाग्र के बारे में। तरंगाग्र आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों। अगर तरंगाग्र नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगी इसको समझने में। चलिए इसका एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। सबसे मान लीजिए ये वो परावर्तक तल है, मैं इसको इधर से पेंट कर देता हूँ उसके ऊपर, और यहां से प्रकाश आया। अब क्योंकि हमें इसे सिद्ध करना है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से, तो आप ध्यान रखेंगे आप इसमें बनाएंगे तरंगाग्र। और तरंगाग्र बनाने के लिए मुझे चाहिए प्रकाश किरणें, तो मैंने ये प्रकाश किरणें ली दो। पहली प्रकाश किरण इस बिंदु पे आके गिरी, दूसरी प्रकाश किरण इस बिंदु पे आके गिरी। अब हमने कहा कि ये प्रकाश किरण यहां से टकराएगी,
ऐसे निकल जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। ये है हमारी आपतित किरणें और ये है हमारी परावर्तित किरणें। लेकिन बच्चों हमें किरणों से कोई लेना देना यहाँ नहीं है, क्योंकि हम सिद्ध करने वाले हैं इसको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से, इसलिए हमें करना पड़ेगा सारा काम तरंगाग्र से। अब आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है कि अगर प्रकाश किरणें समांतर चली आ रही हैं तो उनके लिए जो तरंगाग्र होगा वो होगा बच्चों समतल तरंगाग्र। और तरंगाग्र और किरण के बीच हमेशा एक कोण होता है 90 डिग्री का। मतलब ये जो तरंगे चली आ रही हैं समांतर, इनके लिए मैं खींचूंगा एक समतल तरंगाग्र, और ये समतल तरंगाग्र बच्चों किरणों के साथ कितना कोण बनाएगा 90 डिग्री। ध्यान रखना, इसको नाम देता हूं बिंदु ए और इसको नाम देता हूं बिंदु बी। तो ध्यान से आप यहां लिख लें कि ए बी क्या है। ए बी है आपका आपतित तरंगाग्र। बहुत आराम से समझेंगे चीजों को। क्या है हमारा ए बी आपतित तरंगाग्र, ये आके गिरा। सब बातें हमें तरंगाग्र से करनी है, इसलिए आपको तरंगाग्र अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हमने कहा, इसको समझते हैं थोड़ा सा आगे आके, कि मान लीजिए ये जो प्रकाश किरण आई, अब प्रकाश किरण छोड़ दीजिए, आप समझिए ए बी से। जैसे जैसे ये तरंगाग्र ए बी पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ ऐसे आया। तरंगाग्र पे बहुत सारे बिंदु हैं बच्चों, दो मैंने बना के दिखा रखे आपको, ए और बी। ए और बी के बीच में भी बहुत सारे बिंदु हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला कौन सा बिंदु इस तल से आके टकराया, तो आपका जवाब होगा ए। मान लीजिए जिस टाइम ए तल से टकराया उस टाइम समय है 0, समय t बराबर 0 पे इस तरंगाग्र का बिंदु ए इस तल से आके टकरा गया। और हम ये मान के चलते हैं कि जो तरंगाग्र चला आ रहा है इसकी चाल है v। हर बिंदु इस पे कितनी चाल से चलेगा, v चाल से। अब बच्चों क्या तरंगाग्र के बिंदु ए को छोड़ के बाकी कोई और बिंदु तल से टकरा चुका है? बिल्कुल नहीं। अभी तो सिर्फ कौन टकराया है, ए पे, जब समय कितना है 0। इसके बाद सबसे पहले टकराएगा ए के बगल वाला, फिर उसके पास वाला टकराएगा और सबसे लास्ट में टकराएगा बिंदु बी, और ये टकराएगा यहां जाके बिंदु सी पर। क्या समझ आया? तरंगाग्र ए बी का सबसे पहले बिंदु ए टकराएगा आके तल पे, उस समय हमने समय मान लिया 0। सबसे अंत में बिंदु बी टकराएगा जाके तल से, और उस टाइम समय है t बराबर t। तो इसका मतलब ये है कि इस बिंदु B को C तक आने में कितना समय लगा, t, और इतने समय में ये V चाल से चला, तो BC हम निकाल सकते हैं क्या कि उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो हम कहेंगे समय t में बिंदु B के द्वारा चली गई दूरी, B द्वारा चली गई दूरी। मैंने आपसे पूछा कितनी, आपने कहा दूरी बराबर होता है बच्चों चाल गुना समय। तो आपने चाल कहा कितनी v, और समय कितना है t, तो इसका मतलब B से C तक की दूरी कितनी आई, vt। तो मैं लिख सकता हूँ कि BC किसके बराबर है, vt के है। ये जब बिंदु A टकराया उस टाइम समय 0 है, बिंदु B जब यहाँ टकराएगा जाके समय t है। मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये बिंदु A t समय में ये भी कुछ दूरी चलेगा, क्या ये यहीं बैठा रहेगा, ये आया कि बैठ गया और वेट करा कि कब B टकराए? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे ही ये टकराएगा, A टकरा के वापस इस दिशा में चलने लगेगा। तो हमने कहा कि जब B C पे पहुंचा उतने ही समय में A यहाँ से चल के कहीं आगे पहुंच जाएगा, और वो भी कितनी दूरी तय करेगा, vt। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वो ही माध्यम है, प्रकाश की चाल v है, उतना ही समय उसके पास है। जैसे ही B C तक पहुंचा t समय में, ऐसे ही A उठ के कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, और वो भी कितनी दूरी तय करेगा, vt। अब मैंने क्या किया, यहाँ बिंदु अपना प्रकार रखा, और यहाँ से t त्रिज्या का एक चाप लगाया ऐसे,
और यहाँ से लगाया ऐसे, यहाँ से कितनी दूरी ली VT, यहाँ चाप लगाया, यहाँ से दूरी ली और यहाँ से हमने चाप लगाया और इन दोनों को हमने मिला दिया। और बच्चों आप जानते हैं कि ये हमें क्या मिलने वाला है, नया तरंगाग्र, इसका नाम दिया हमने CD। तो आपको कोई पूछे कि CD क्या है तो आप बता देंगे परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र। अब ये कैसा है, ये आपको तब समझ आएगा अगर आपको हाइगेंस का सिद्धांत अच्छे से आता है। वहां हमने पढ़ा था कि हम पुराने तरंगाग्र से नए तरंगाग्र की स्थिति पता कर सकते हैं चाप लगा के। यहाँ से कितनी दूरी चली BC, VT, A से D तक की भी कितनी दूरी होगी VT। तो मैं कह देता हूँ इसी तरीके से AD किसके बराबर आ गया बच्चों, VT के। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे दोनों तरंगाग्र तैयार हो चुके हैं। आपतित तरंगाग्र भी हमें पता चल गया, परावर्तित तरंगाग्र भी आगे हमें पता चल गया। अब करते हैं इसमें कुछ मैथमेटिकल बातें। और बच्चों यहाँ खींचते हैं अभिलंब बिंदु A पर, ये गाढ़ा सा करके खींचते हैं, ऐसे तो डॉटेड होना चाहिए। मैं इसको साफ करके दोबारा कर देता हूँ। ये मैंने खींचा अभिलंब बिंदु A पे, ऐसे ही मैंने खींचा अभिलंब बिंदु C पे। बच्चों आपको बहुत ध्यान से देखना। मुझे बताइए अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण कितना होता है, I। हमने कहा ये आपतन कोण है। अच्छा बताओ मुझे कि ये कोण कितना है, ये 90 डिग्री। आप कहोगे क्यों भाई, ये प्रकाश की दिशा है चलने की और ये तरंगाग्र है, और तरंगाग्र कितना कोण बनाता है प्रकाश की दिशा के साथ, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये कोण कितना है 90, ये है I। तो ये बचा हुआ कितना 90 माइनस I। अगर मैं यहाँ बना के आपको समझाऊं, ये प्रकाश के चलने की दिशा, ये तरंगाग्र और ये खींचा हमने अभिलंब, बहुत ध्यान से। ये कोण कितना I, ये टोटल कोण कितना 90, तो ये बचा हुआ कोण कितना 90 माइनस I। अच्छा जी ये आ गया 90 माइनस I। तो मुझे बताओ ये कोण कितना है, ये हमारा तल है और ये हमारा अभिलंब है, तो ये कितना 90, और ये बचा 90 माइनस I, तो ये कितना आया I। ये I किसने बनाया, इस तरंगाग्र ने समतल के साथ, तरंगाग्र ने हमारे तल के साथ कितना कोण बनाया I, मतलब कोण BAC, कोण BAC किसके बराबर है I के, हमने यहाँ निकाल लिया। तो यहाँ से क्या नई बात पता चली, आपको बहुत ध्यान रखना है इन बातों का। जो मैं बातें बता रहा हूँ छोटी छोटी, ये आपके काम आने वाली आगे। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आज तक आप कहते आए हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण, बिल्कुल सही। लेकिन आज नई चीज हमें पता चली कि ये जो है ना, ये जो BA है या AB है, ये इसके साथ जो त्रिकोण बनाता है वो भी I है। अब ये AB क्या है, आपतित तरंगाग्र, और ये क्या है, ये हमारा तल है। तो तरंगाग्र जितना कोण बनाएगा तल के साथ उसे बोलेंगे आपतन कोण I। ये लिख लिया हमने कोण BAC। अब ऐसे ही बात करते हैं, यहाँ क्या बात करेंगे, ये है हमारा अभिलंब, ये है हमारी परावर्तित किरण, ये है हमारा कोण परावर्तन का कितना R। टोटल आप ध्यान से देखना, इसको मैं बना रहा हूँ इधर, ये किरण ऐसे गई, ये जो CD है ये क्या है तरंगाग्र, तरंगाग्र कितना कोण बनाता है दिशा के साथ 90, ये अभिलंब, ये कोण R, तो ये कितना 90 माइनस R। तो मतलब ये जो कोण है ये वाला, ये है हमारा 90 माइनस R। अब एक बात और फिर से, ये हमारा तल, ये अभिलंब, टोटल कोण कितना 90, और ये कितना 90 माइनस R, तो ये कोण कितना R। अब ये कोण कौन सा है, ये है कोण ये वाला DCA, कोण DCA कितना है R, ये वाला। यहाँ डायग्राम में थोड़ा हो सकता है भीड़ हो जाए, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। परावर्तन कोण क्या है, तो आप बताएंगे परावर्तित तरंगाग्र समतल के साथ, हमारे तल के साथ जितना कोण बनाता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण R। तो अब हमें ये ज्योमेट्री समझ आ गई जो हमने की है। अब यहां से हमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं दो, ध्यान से देखिए। मैं किन त्रिभुज की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं
त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में बात करते हैं दो त्रिभुज की। बनाता हूं मैं त्रिभुज अलग से, यहां बना लेते हैं A B और बच्चों ये C। एक त्रिभुज इसके नीचे बना लेता हूं, कौन सा? ADC ADC A D और ये C। चलो बात करते हैं, B पे कितना कोण है? 90 डिग्री, तो ये है 90। D पे कितना कोण है? ये भी 90 क्योंकि तरंगाग्र है, तो ये है 90 डिग्री। दिखाई दे रहा ना? अब बात करते हैं BAC कितना है? BAC I, देखो ध्यान से, BAC कितना है? I, तो ये कौन है? I। बात करते हैं ACD या DCA की, तो DCA कितना है? DCA ये है आपका R। अच्छा जी, AC कितना है? AC हमने निकाल रखा है, AC निकालना क्या ना? AC नहीं निकाला हमने निकाला था BC कितना है? VT। देखो BC कितना है? VT, तो BC को लिख दूंगा मैं कितना? VT। फिर हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था AD, A से लेकर D तक कितना है? VT। तो हमने सब लिख लिया। अब इन दो त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, AC किसके बराबर है? AC के। तो हमने कहा AC बराबर है AC के। क्यों? क्योंकि ये कैसे भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अच्छा जी, बिल्कुल। हमने कहा कोण ABC बराबर है कोण ADC के, कोण ADC के। क्यों? क्योंकि दोनों कितने हैं? 90 डिग्री है। फिर मैंने कहा BC किसके बराबर है? BC हमने कहा ये है AD के बराबर। देखो BC कितना है? VT, और AD कितना है? VT। तो हमने कहा BC बराबर है AD के, और दोनों कितना है? VT। और ऐसी चीजें आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ी होंगी। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC। अब सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं? पहली बात तो आपको ये पता चलना चाहिए कि सर्वांगसम क्यों है। देखो, इसकी दो भुजाएं, इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर हो गया। आपने पढ़े होंगे ना, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तो ये त्रिभुज होगी सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब सर्व अंग समान, हर एक चीज इनकी बराबर होगी। इनके सारी भुजाएं बराबर होंगी आपस में। इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर, इसका ये कोण इसके बराबर। तो अगर ये ऐसा है तो आई किसके बराबर हो जाएगा? आर के। मुझे पता है आप ये सोचोगे कि आई तो फिर इसके बराबर होना चाहिए, और जायज भी है क्योंकि इसके जैसा तो ये दिखाई दे रहा हमें। लेकिन सुनो, 90 डिग्री के सामने की भुजा को बोलते हैं बच्चों कर्ण। तो ये कर्ण है और ये कर्ण है, और जहां कोण बनता है उसको बोलते हैं आधार। तो ये है आधार, ये कोण है तो ये है आधार। ये कर्ण कर्ण के बराबर, ये आधार ये आधार, ये VT ये VT। मुझे बताओ VT के सामने कितना कोण है? I। VT के सामने कितना कोण है? R। इसका मतलब ये कोण I इसके बराबर नहीं होगा, ये होगा इसके बराबर सर्वांग समता से। तो सर्वांग समता ने बताया इसीलिए कोण I बराबर कोण R। और यही तो हमारा क्या है? परावर्तन का पहला नियम है। क्या कहता है परावर्तन का पहला नियम? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये हमने बात सिद्ध की हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से। किसका उपयोग करके? तरंगाग्र का। ये है हमारा आपतित तरंगाग्र, ये हमारा परावर्तित तरंगाग्र। चलिए बात करते हैं दूसरे नियम की, कि ये कैसे सिद्ध किया जाए कि तीनों कौन?
आपतित किरणें, अभिलंब और परावर्तित किरणें एक ही तल में है। इसको हटा रहा हूं मैं, नोट कर लेना। यहां करते हैं बात। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो ये किरणें हैं, आपतित किरणें, ये लंबवत है तरंगाग्र AB के। तो मैं लिख सकता हूं आपतित किरणें, जो आपतित किरणें हैं वे लंबवत है किसके, हमारे तरंगाग्र AB के, तरंगाग्र AB के। और हमारा तरंगाग्र ऐसे है, ध्यान से देखो ऐसे, मतलब ये तरंगाग्र AB किसके लंबवत है, हमारे तल के। दूसरी बात क्या लिखेंगे हम, तरंगाग्र AB लंबवत है हमारे तल के, जिसमें हमने सारा काम किया, मतलब बोर्ड के, हमारे बोर्ड के लंबवत है। अब सुनना ध्यान से, किरणें लंबवत है AB के, AB लंबवत है बोर्ड के। यहां तल ना लिख के मैं क्या लिख देता हूं, बोर्ड, हमारा ग्रीन बोर्ड जो है, इस बोर्ड के। तो इसका मतलब ये है कि हमारी किरणें किसके समांतर हुई, इन दोनों से बात कर सकते हैं हम। आपतित किरणें, आपतित किरणें किसके समांतर हुई, बोर्ड के। आया क्या समझ में, क्या बता रहा हूं आपको, समझो ध्यान से। किरणें ऐसे आ रही हैं और ये बैठा है हमारा तरंगाग्र AB, इसके लंबवत, और ये तरंगाग्र किसके लंबवत है, बोर्ड के। इसका मतलब हमारी किरणें किसके समांतर है, बोर्ड के। और समांतर होने का मतलब कि जो आपतित किरणें हैं वो किसके तल में है, बोर्ड के तल में। अतः आपतित किरणें बोर्ड के तल में है, बोर्ड के तल में है, हमने लिख दिया बिल्कुल। इसी तरीके से मैं सिद्ध कर सकता हूं कि जो ये परावर्तित किरणें हैं, ऐसे जा रही है परावर्तित किरणें, और हमारा CD क्या है, हमारा परावर्तित तरंगाग्र ऐसे है, और किरणें ऐसे जा रही है हमारी। तो मैं कह सकता हूं, दूसरी बात, परावर्तित किरणें लंबवत है, परावर्तित किरणें ये वाली लंबवत है किसके, तरंगाग्र CD के, तरंगाग्र CD के। और CD किसके लंबवत है, बोर्ड के। तरंगाग्र CD लंबवत है किसके, बोर्ड के। और सेम इसी तरीके से मैं लिख दूंगा, अतः हमारी परावर्तित किरणें किसके समांतर होंगी, बोर्ड के। अतः परावर्तित किरणें कहाँ है, बोर्ड के तल में है। तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें दोनों कहाँ है, बोर्ड के तल में। अब बात करते हैं अभिलंब की। ये वाला अभिलंब या ये वाला अभिलंब, कोई से वाले की बात कर लीजिए। ये अभिलंब ऐसे है बच्चों, ऐसे ये किसके लंबवत है, तीसरी बात, ये पहली बात थी, ये दूसरी बात, और ये तीसरी बात। तीसरी बात क्या है कि अभिलंब, अगर मैं इसको कोई नाम दूं अभी थोड़ी देर के लिए, AM, अभिलंब AM लंबवत है इस तल के, तल AC के। और कौन सा तल है ये, परावर्तक तल, परावर्तक तल। चलो इसका नाम देते हैं XY, परावर्तक तल XY। और परावर्तक तल ऐसे है, मतलब XY किसके लंब है, लंबवत है बोर्ड के। तो मैं लिख सकता हूं कि परावर्तक तल XY लंबवत है किसके, हमारे ग्रीन बोर्ड के। तो इसका मतलब यह है कि अभिलंब किसके समांतर है, बोर्ड के। आपतित किरणें किसके समांतर है, बोर्ड के। परावर्तित किरणें किसके समांतर है, बोर्ड के। अभिलंब किसके समांतर है, बोर्ड के। मतलब तीनों कहाँ है, बोर्ड के तल में है। और यही तो हमारा परावर्तन का दूसरा नियम है
कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा तंग प्रकाशिकी का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा है परावर्तन की व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपवर्तन की व्याख्या।